नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक अग्रवाल स्पेकुलेशो एलएलपी जयपुर से। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, आपकी ट्रेडिंग बढ़िया चल रही होगी और आपकी फाइनेंस में जो आप अचीव करना चाह रहे हैं उसके लिए आप बहुत भागम भाग में लगे होंगे और आपको सक्सेस मिल रही होगी। अभी इस वीडियो में हम एक ऑप्शन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे जिसे हम डेल्टा हेजिंग कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो फाइनेंस में पूरे ऑप्शन प्राइसिंग या ऑप्शंस कैसे वर्क करते हैं, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो होती है ऑप्शंस क्या होते हैं। सिंपल कॉल ऑप्शन में आपको पता है कि जो कॉल ऑप्शन सेल करता है उसके पास ऑब्लिगेशन होता है, जो पुट ऑप्शन सेल करता है उसके पास ऑब्लिगेशन होता है और बायर के पास राइट होता है। तो ऑप्शन बायर कोई उसकी मर्ज़ी है कि वो अपने राइट को एक्सरसाइज करे या नहीं करे। जैसे अगर मैंने कॉल बाय की है तो ये मेरे पे डिपेंड करता है कि एक्सपायरी पे मैं अपने कॉल के अगेंस्ट में शेयर्स को सेलर से लूँ या नहीं लूँ। लेकिन अगर मैं कॉल करता हूँ तो सेलर ऑफ द कॉल ऑप्शन ऑब्लिगेटेड है मेरे को शेयर्स देने के लिए। सिमिलरली इसी तरह से पुट ऑप्शन में होता है। तो ये तो एक बेसिक वर्किंग है जो कई 100, 150, 200 सालों से ऑप्शंस में ऐसे काम होते रहे हैं। लेकिन ये जो कॉल ऑप्शन मैं खरीद रहा हूँ, दूसरा बेच रहा हूँ, इसकी प्राइसिंग कैसे होनी चाहिए, इसका जो मेन फॉर्मूला जो आज के बाज़ारों में ज़्यादा चलता है ब्लैक कॉल्स, वो 1960-70 के आसपास आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस पहले ट्रेड नहीं हो रहे थे। पहले ट्रेड हो रहे थे तो बट ऑब्वियस उनकी कुछ ना कुछ प्राइस थी, जब तो बायर और सेलर एक दूसरे से ट्रेड कर रहे थे। लेकिन ये 1960-70 के बाद ज़्यादा चलन में आया कि ब्लैक कॉल्स को यूज़ करके हमें ऑप्शन प्राइस करना है। सो इससे एक बात तो तय है कि देयर कुड बी डिफरेंट वेज टू प्राइस ऑप्शंस। ठीक है, तो कुछ लोग जो ये बोलते हैं कि ब्लैक कॉल्स इज नॉट अ अप्रोप्रिएट मेथड, तो यू कैन लुक फॉर अदर मेथड्स ऑल्सो। जैसे कि हम भी जो यूज़ करते हैं तो हम थोड़ा सा उसे टिंकरिंग करके ही यूज़ करते हैं। एकदम अंधा होके ब्लैक कॉल्स को यूज़ करने में भी कोई खास फ़ायदा है नहीं। तो जो ब्लैक कॉल्स की प्राइसिंग हुई, उसका जो पर्टिकुलर ब्लैक कॉल्स ने जो थ्योरी दी कि ऑप्शन को ऐसा प्राइस करना चाहिए, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डेल्टा हेजिंग या कॉन्टिन्यूस डेल्टा हेजिंग। ठीक है, तो ये डेल्टा का कंसेप्ट आया कैसे? ये डेल्टा का दोस्तों कंसेप्ट ऐसे आया कि अगर मेरे पास कुछ शेयर्स हैं, लेट्स से कि मैं मान लेता हूँ मेरे पास 100 शेयर TCS के हैं। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये एक महीने के दौरान TCS का शेयर ऊपर जाए या नीचे जाए, मेरे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी मैं मेरे TCS के शेयर को हेज करना चाहता हूँ। तो इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ये है कि मैं कॉल बेच देता हूँ। मान लीजिए 100 शेयर मेरे पास TCS के 2000 रुपये के भाव के थे, मैंने लिए और मैंने 2100 की कॉल 20 रुपये में बेच दी। ठीक है, 2100 रुपये की कॉल जो मैंने 20 रुपये में बेची, ये 20 रुपये अपन मान लेते हैं कि मेरे पास कोई मेथड है जिससे मैं अराइव हुआ हूँ। ठीक है, लेकिन इससे मेरी हेजिंग कैसे हो गई, हमें ये समझना चाहिए। हेजिंग मेरी इस तरह से हो गई कि अगर ये स्टॉक जो मैंने 2000 पे लिया है और 2100 की कॉल बेची, अगर 20 रुपये भी टूटता है तो मेरे को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 20 रुपये मेरे कॉल से आए हुए हैं। राइट, तो मैं नीचे तक 20 रुपये तक हेज हूँ। और अगर ये ऊपर जाता है तो मेरे को वैसे ही अपने स्टॉक में कोई नुकसान नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने खरीदा 2000 पे है, तो मैं 2020 आया, 2050 आया, मैं प्रॉफिट में हूँ। अरे 2100 आ जाता है या 2100 से ऊपर चले जाता है तो मैं एक्सपायरी पे अपना स्टॉक 2100 में, जिसने मेरे को कॉल सेल करी है, मैंने कॉल सेल करी है एक्चुअली, सॉरी, तो मैं जो बायर है उसको मैं दे दूंगा। अगर 2100 रुपये से ऊपर बंद हो जाता है तो ना ऊपर की तरफ में मैं सेफ हूँ और नीचे की तरफ में मेरे को 20 रुपये तक की हैज मिल गई। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को कहते हैं हम हैजिंग करना। अब इसमें डेल्टा कैसे आता है? सपोज कर लीजिए कि आपने ये जो 2100 रुपये की कॉल बेची, इसका जो डेल्टा था, कहीं पे भी आप साइट पे देखेंगे आपको आसानी से मिल जाएगा, उसका डेल्टा 0.20 था। इस डेल्टा का क्या मतलब होता है? इस डेल्टा का ये मतलब होता है कि अगर आप एक कॉल बेच रहे हैं तो वो कितने स्टॉक को हेज करेगी। अगर आप एक 2100 रुपये की कॉल बेच रहे हैं जिसका डेल्टा 0.20 है, तो आपके अगर पोर्टफोलियो में 0.20 TCS है तो वो उसको हेज करेगी। राइट, हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए TCS का एक शेयर आपके पास है और आपने एक कॉल 2100 की बेची।
ठीक है। अब एक कॉल जो केवल आपने एक शेयर है उसमें, और यहाँ एक शेयर ही बाय किया और एक ही कॉल आपने बेची एक शेयर की। अब ये जो आपने कॉल बेची इसका डेल्टा 0.20 है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास टीसीएस एक शेयर नहीं होके 0.20 अगर होता तो आप हेज थे। ठीक है, उसका ये मतलब हो गया कि जैसे ही आपने कॉल बनाई, बेची, और आपने एक पोर्टफोलियो बनाया जिसमें 0.20 तो टीसीएस का स्टॉक है और एक कॉल आपकी 2100 की माइनस है जिसका डेल्टा 0.20 है, तो ये एक हेज हो गया। उस समय ये पोर्टफोलियो आपको नुकसान नहीं देगा, यानी डेल्टा हेज हो गया। डेल्टा हेज कैसे हुआ? अब डेल्टा है, आपकी कॉल का डेल्टा कितना था? 0.20। कॉल का डेल्टा हमेशा प्लस में होता है, तो आपने जब कॉल बेची तो उसका डेल्टा कितना हो जाएगा? -0.20, यानी -20 पैसे। एक शेयर का हमेशा डेल्टा 1 होता है, लेकिन आपके पास कितने शेयर है? 0.20, तो यहाँ पे आपका डेल्टा हो गया +0.20, क्योंकि आप लॉन्ग हो शेयर टीसीएस का। तो आपके शेयर का डेल्टा कितना हो गया? +0.20, और आपके कॉल जो आपने बेची उसका डेल्टा हो गया -0.20। दोनों को मिला दो तो आपका डेल्टा कितना हो गया? 0, यानी आप डेल्टा न्यूट्रल हो गए, यानी आप इस मोमेंट पे डेल्टा हेज हो गए। इसको हम कहते हैं डेल्टा हेजिंग। अगर मैंने इस मोमेंट पे इस पोर्टफोलियो में डेल्टा हेजिंग कर दी तो उसका ये मतलब हो रहा है कि मैं कोई भी डायरेक्शनल रिस्क नहीं ले रहा, यानी बाजार चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, मेरे को उससे ना तो फायदा होगा ना मेरे को उससे घाटा होगा, यानी मैं डायरेक्शनल न्यूट्रल हूं। ठीक है, अब दोस्तों ये कितना बड़ा मैजिक हो गया। आप समझो कि आप टीसीएस को हेल्ड कर रहे हो और आप ये बोल रहे हो कि उसकी प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों में आपको कोई फर्क नहीं पड़ना, यानी आपकी रिस्क जीरो हो गई। यानी आपकी रिस्क जीरो हो गई तो इसका एक बेसिक बहुत ब्रॉड कंक्लूजन ये है कि आप तो मजे से कॉलें बेचते रहो, आप मजे से कॉलें बेचते रहो और डेल्टा हेज करते रहो। लेट्स से दूसरी तरह से समझते हैं कि मैं टीसीएस की कॉल राइट करने में इंटरेस्टेड हूं, मेरे को स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं जब कॉल बेच रहा हूं तो मैं स्टॉक केवल इसके लिए प्लस कर रहा हूं क्योंकि मेरे को डेल्टा हेजिंग करनी है। अगर मैं डेल्टा हेज रहता हूं हमेशा तो उसका क्या मतलब है कि कॉल बेचने में कोई भी रिस्क नहीं है। ये एक एसेंशियल कॉन्क्लूजन नहीं कहूँगा, कॉन्क्लूजन भी है और शायद प्रीमाइस भी है, उसमें नहीं जाते, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पूरी ब्लैक-स्कॉच प्राइसिंग के, कि जो भी ऑप्शन सेलर हैं अगर वो कॉन्टिन्यूस डेल्टा हेजिंग करते हैं तो उनकी जो कॉल बेचने से रिस्क अराइज होती है वो जीरो है, यानी वो कोई भी रिस्क पे नहीं है, गिवन दैट कि वो कॉन्टिन्यूस डेल्टा हेजिंग कर लें। और ये कॉन्टिन्यूस डेल्टा हेजिंग अगर होती है, संभव है, अगर होती है थ्योरेटिकली तो होती है, प्रैक्टिकली होती है या नहीं होती है ये हम बाद में समझेंगे, लेकिन थ्योरेटिकली तो होती है। अगर थ्योरेटिकली कॉन्टिन्यूस डेल्टा हेजिंग करते हो तो ऑप्शन की क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, ये हमें ब्लैक-स्कॉच का मेथड बताता है। तो हम इससे क्या सीख रहे हैं कि अगर कॉन्टिन्यूस डेल्टा हेजिंग प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है तो जो प्राइसेस आपको ब्लैक-स्कॉच दिखा रहा है या दुनिया देख रही है ब्लैक-स्कॉच से, वो गलत है। वो जब भी सही होंगे जब कॉन्टिन्यूस डेल्टा हेजिंग पॉसिबल हो। अगर कॉन्टिन्यूस डेल्टा हेजिंग पॉसिबल है और ऑप्शन के सेलर अपने रिस्क को न्यूट्रल करके मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड ऑप्शन बेच सकते हैं, तो ब्लैक-स्कॉच का मेथड जो भी आपको प्राइसिंग दे रहा है वो फेयर प्राइसिंग होगी ऑप्शंस की। लेकिन हमारा ये यहाँ पे मानना है स्पेकुलेशन में कि कॉन्टिन्यूस डेल्टा हेजिंग प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो आज अपन ने ये ज्ञान लिया कि ये कॉन्टिन्यूस डेल्टा हेजिंग पॉसिबल नहीं है। तो अगर पॉसिबल नहीं है तो कॉल ऑप्शन बेचने वाले को एक रिस्क है, पुट ऑप्शन बेचने वाले को रिस्क है, और हर तरह के ऑप्शन बेचने वाले को एक रिस्क है जो कि ब्लैक-स्कॉच कैप्चर नहीं कर पा रहा। और यहाँ पे जितने भी हमारे गुरु लोग हैं वो बोल रहे हैं कि आप बेच दो, कॉल को बेच दो, आउट ऑफ द मनी कॉल जाके बेच दो। ठीक है, अब इस ब्लैक-स्कॉच में जो एरर आ रही है, क्योंकि ये सही प्राइस तो नहीं दे रहा, ये एरर उतनी बड़ी हो जाती है जितना आप आउट ऑफ द मनी जाके बेच रहे हो। अगर आप आउट ऑफ द मनी जाके, फार आउट ऑफ द मनी जाके बेच रहे हो तो ये एरर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएगी। यानी आप सपोज कर लो कि 300 रुपए का स्टॉक चल रहा है और आपने 600 रुपए की कॉल बेच दी, तो ब्लैक-स्कॉच क्या बोल रहा है, ये फ्री के पैसे हैं, 600 रुपए कभी नहीं आना, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और आप तो उसको बेच के सो के मस्त हो जाओ, आपको ये फ्री के पैसे मिलेंगे, चाहे 10 पैसे मिले चाहे 20 पैसे मिले, ये फ्री के पैसे हैं। यानी आप ये मान रहे हो कि आपकी रिस्क बहुत कम है। तो मैं उसको एक बार किसी नंबर से डिनोट कर देता हूँ, जैसे 100 में
से मैं बोल देता हूँ 0.10 पैसे रिस्क है, मैंने एक नंबर से डिनोट कर दिया कि अगर मैं 600 की कॉल बेच रहा हूँ, ये आपको ब्लैक्स कॉल बोल रहा है कि भैया आलोक इसको बेच दे, 0.10 पैसे रिस्क है, जबकि वाकई में वो रिस्क 2 रुपए है। यानी 0.10 से आप करो कितनी बढ़ गई, 2 रुपए, ठीक है, इंटू 10 करते हैं तो 1 आता है, यानी 20 टाइम्स रिस्क ज्यादा है। यानी आप 20 टाइम अपने रिस्क को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इफ यू आर यूजिंग ब्लैक्स कॉल्स। तो जितने भी ये पंडित लोग बोल रहे हैं कि ऑप्शन राइट कर दो, भाई उसकी रिस्क तो आप निकालो। आप रिस्क कैसे निकालोगे? आप ऑप्शन राइट कर रहे हो तो वो फ्लॉड है। अब हम दूसरा समझते हैं कि ये डेल्टा हेजिंग कॉन्टिन्यूस पॉसिबल कैसे नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। वीडियो बड़ा हो गया है लेकिन चलने दो इसको, क्योंकि सेकंड पार्ट मैंने देखा ज़्यादातर लोग देखते नहीं, तो जो भी ज्ञान ले रहा है तो एक साथ ही पूरा ले लो। तो डेल्टा हेजिंग कैसे पॉसिबल नहीं है, इसको हम दूसरे एक एग्जांपल से समझते हैं। आप मान लीजिए कि मैंने 300 रुपये पे कोई स्टॉक लॉन्ग किया, ठीक है, और मैं मान लेता हूँ 1000 शेयर का उसका लॉट है, तो मैंने 1000 शेयर कैश में ले लिए। अब मैं उसका लॉट कोई भी प्लस माइनस करता हूँ ऑप्शन का, कॉल पुट का, तो वो भी 1000 में काम होगा। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी है। तो मैंने 1000 शेयर ABCD स्टॉक के 300 रुपये के भाव में ले लिए। अब आपको पता है कि स्टॉक का डेल्टा कितना होता है, 1। तो हम मान लेते हैं कि हमारा इसका पोर्टफोलियो जिसमें 300 रुपये के 1000 शेयर पड़े हुए हैं, उसका डेल्टा कितना हो जाएगा, 1000। 1 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि 1000 शेयर है, एक शेयर का डेल्टा 1 होता है। यानी मैं इसको लॉन्ग करता हूँ तो मेरा कितना डेल्टा लॉन्ग हो गया, प्लस 1000, ठीक है, मेरा डेल्टा प्लस 1000 लॉन्ग हो गया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं डेल्टा न्यूट्रल कर लूं, क्योंकि पूरी ऑप्शन थ्योरी उस पर बनी है। तो मैं क्या करता हूं, कॉल माइनस करूंगा, कॉल माइनस करके मेरा डेल्टा को न्यूट्रल करने की कोशिश करूंगा। आप एट द मनी की 2 कॉलें माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि एट द मनी की एक कॉल माइनस करोगे तो उसका डेल्टा कितना होता है, 0.5। माइनस कर रहे हो इसके लिए माइनस 0.5, माइनस 0.5 इंटू 3000, क्योंकि 3000 शेयर है, तो कितने डेल्टा माइनस आ गया, माइनस 1500। लेकिन आपके पास प्लस 3000 डेल्टा है, तो माइनस 1500 और लाने पड़ेंगे, इसलिए एक कॉल और माइनस कर दो। तो अगर आप 2 कॉल माइनस कर दोगे इन 3000 के शेयर में, तो उस समय आप डेल्टा न्यूट्रल हो गए। मैंने मान लेता हूँ 300 रुपये पे स्टॉक लिया था और मेरे को 10-10 रुपये में वो 2 कॉल मैंने माइनस की, तो 10-10 रुपये में 2 कॉल मैंने माइनस की, तो नीचे की तरफ मेरा ब्रेक इवन कितना हो जाएगा, 300 माइनस 20, क्योंकि 20 मैंने कॉल बेच के प्रीमियम पॉकेट इन किया है, तो मेरा ब्रेक इवन हो गया 280। यानी 280 के नीचे ये एक्सपायरी में जाके बंद होता है, नीचे की तरफ की गणित देख रहे हैं केवल, तो मेरे को क्या होगा, नुकसान होगा। यानी 280 तक मैं हैज हूँ, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस डेल्टा हेजिंग में हम आते हैं कि मान लीजिए 300 से 299 गया, तो आपको कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा भाई। 295 गया, कोई नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप डेल्टा हेज हो। लेकिन अगर यही प्राइस 285 रुपये आती है, तो एक्सपायरी पे 285 आ जाती है, तो आपको कोई नुकसान नहीं लगेगा, क्योंकि आपने 20 रुपये पॉकेट इन कर रखे हैं और 280 रुपये आपका ब्रेक इवन है। लेकिन जैसे ही ये प्राइस रियल टाइम में 285 आ जाएगी एक्सपायरी से पहले, तो जो आपका कॉल का डाटा स्टार्टिंग में 2 कॉल बेचने से -1 था, वो कम हो जाएगा। वो हो सकता है दोनों कॉल का मिला के -0.60 पैसे रह जाए या -0.70 पैसे रह जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही हम कॉल से नीचे जाएंगे तो कॉल का डेल्टा कम होता जाता है, ठीक है। तो मेरा जो स्टार्टिंग में डेल्टा था वो क्या था, -1, 2 कॉल बेच के। लेकिन जैसे ही 285 आया तो वो डेल्टा दोनों कॉल का मिला के कितना हो गया, 0.6, यानी -0.6। यहाँ पे मेरा जो स्टॉक है उसका डेल्टा चेंज नहीं होता, मैंने स्टॉक ले रखा था, उसका डेल्टा अभी भी कितना है, +1, ठीक है। तो +1 के अगेंस्ट में -0.6 हूँ, यानी मेरा पूरा डेल्टा हेज नहीं है, मैं 0.4 डेल्टा अनएक्सपोज्ड रह गया। तो जैसे मैंने 285 पे देखा और मैंने दोनों की डेल्टा की कैलकुलेशन लगाई, तो मुझे लगा यार ये तो मैं डेल्टा हेज हूँ नहीं, ठीक है। 285 आ गया और मैं डेल्टा हेज हूँ नहीं, ठीक है। अब इसकी कॉस्ट कैसे अराइज हुई? अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूस डेल्टा हेजिंग, मेरी अगर कॉन्टिन्यूस डेल्टा हेजिंग रहती है, हर इंस्टेंट पे रहती है, तो ये कॉस्ट अराइज नहीं होती। लेकिन अभी 285 पे मैं डेल्टा अनहेज्ड हो गया, मेरा 0.4 डेल्टा एक्सपोज्ड है। अब कोई बोलेगा साहब आपने हेजिंग नहीं की, आप 299 पे भी हेजिंग करते, 298 भी करते। मैं हाँ मोल लेता हूँ कि ठीक है, जब वो लुल पार्टी होके 1-1 रुपये टूट रहा है तो हम उसको हेज कर सकते हैं। लेकिन ये हम सब जानते हैं ट्रेडर की बाजार गैप अप गैप डाउन भी होते हैं, और इंट्रा डे में भी एकदम से टिक आता है कि 280 के बाद 285 का ही टिक आया, ऐसे खूब होते हैं, ठीक है। तो मैं ये मान लेता हूँ एक थ्योरेटिकली, जो कि प्रैक्टिकल वैलिड पॉइंट है, कि मैंने जब 300 पे
3000 स्टॉक लिए थे, मेरा डेल्टा 1 था और उसके अगेंस्ट में 2 कॉलें बेची थी जिनका डेल्टा -1 था और मैं डेल्टा हैश था नेक्स्ट टिक की 285 रुपये का आया। तो मैं तो उस समय डेल्टा हैश था, मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन नेक्स्ट टिक 285 का आया तो मेरा डेल्टा कितना एक्सपोज्ड हो गया 0.04, यानी 0.04 मेरा स्टिल डेल्टा अनहेज है। तो अब हमारे दिमाग में क्या आएगा, कोई बात नहीं भाई वापस से हेज कर दो, यानी आपका डेल्टा पॉजिटिव में 0.4 एक्स्ट्रा है, ठीक है, क्योंकि +1 तो आपका यहाँ पे था और -0.6 कॉल का था, तो +0.4 आप अनहेज रह गए। तो आप देखोगे कॉल, एक ऐसी कॉल देखोगे जिसका डेल्टा -0.4 हो, यानी कॉल का डेल्टा 0.4 हो तो आप बेच दो तो वो -0.4 हो जाएगी, और यहाँ पे आपका डेल्टा +0.4 से बड़ा था तो आप वापस से डेल्टा हेज हो जाओगे, आप वापस से डेल्टा हेज हो जाओगे, मान लेते हैं। तो मैंने भाई साहब कर दी कि वापस से मैं डेल्टा हेज हो गया। तो पहला तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जब फर्स्ट टाइम मैंने डेल्टा हेजिंग की तो क्या कोई कॉस्ट लगी मेरे को, क्या मेरे को कोई नुकसान हुआ, ये हमें सोचना चाहिए। अब दूसरा, मैंने वापस से डेल्टा हेजिंग कर दी क्योंकि मेरे को कॉन्टिन्यूस डेल्टा हेजिंग करनी है। अब मेरा नेक्स्ट टिक, या मैं मान लेता हूँ बाजार 3:30 बजे खत्म हो गया, अगले दिन का नेक्स्ट टिक कितना आया, 200 रुपये आ गया, 285 से 200 रुपये आ गया, ठीक है। अब मेरा ये 200 रुपये मेरा टिक आ गया, तो अब क्या होगा, मैं वापस से डेल्टा अनहेज हो जाऊंगा। कैसे हो जाऊंगा कि जो मैंने कॉलें ऊपर बेच रखी हैं, ठीक है, उनका डेल्टा नाम मात्र का हो जाएगा, -0.10 पैसे भी नहीं रहेगा। तो मैंने 3 कॉलें बेच रखी थी, 2 तो पहले एट द मनी की बेची थी, फिर 1 कॉल और बेची थी मैंने, तो मैं मान लेता हूँ तीनों को मिला के मेरा डेल्टा हो गया -0.30 पैसे, 10-10 पैसे तीनों का है, 30 पैसे हो गया। और यहाँ पे मेरा डेल्टा कितना है, एक डेल्टा है पॉजिटिव क्योंकि मैं लॉन्ग हूँ, तो अब मैं कितना अनहेज्ड हो गया, -0.70। तो मैं, कोई दूसरा बोलेगा भाई वापस से हेज कर दो, तो आपकी मर्जी है, आप वापस से हेज कर दो, तो वो 200 रुपये पे वापस से हेज कर देगा। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें कॉस्ट कहाँ से अराइज हो रही है, मेरे को लॉस हो रहा है क्या अगर मैं इस तरह से कॉन्टिन्यूस हेजिंग कर रहा हूँ, आपने मेरे को सिखाया कि भाई डेल्टा है, डेल्टा को हेज करते रहो तो आप रिस्क न्यूट्रल हो, तो क्या मैं डेल्टा को हेज कर रहा हूँ और मैं कॉन्टिन्यूस डेल्टा हेजिंग मैं तो करना चाहता हूँ पर बाजार मेरे को नहीं करने दे रहा, मैं तो करना चाह रहा हूँ पर टिक ही ऐसे आ रही है कि बाजार नहीं करने दे रहा, तो क्या मैं लॉस में हूँगा, आप लॉस में होंगे। वो लॉस में क्यों हो रहे हैं आप, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आपने 300 पे डेल्टा हेजिंग बैठाई तो 15 रुपये 285 तक, दूसरी हेजिंग आपने 285 पे बैठाई, तो बीच में 10-15 रुपये के लिए आपका डेल्टा अनहेज्ड रह गया। तो वो जो डेल्टा अनहेज्ड रहा वो लॉन्ग डेल्टा अनहेज्ड रहा, तो लॉन्ग डेल्टा अनहेज्ड रहा यानी +0.4 के आसपास का अपना रहा था अनहेज्ड। तो डेल्टा में लॉन्ग हूँ यानी मैं तेजी करना चाह रहा हूँ और बाजार टूट गया तो मेरे को वो अनहेज डेल्टा की कॉस्ट बाजार में देनी पड़ेगी, यानी मेरे को लॉस लगेगा अगर आप मैथमेटिक्स करेंगे तो। फिर दूसरी टाइम जब मैंने 285 पे हेज कर दिया और बाजार 200 चले गया तो मेरा डेल्टा कितना अनहेज रह गया था, +0.7। तो अब ये जो 85 पॉइंट के लिए मेरा डेल्टा अनहेज रहा, इसकी भी मेरे को बाजार को कॉस्टिंग देनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो ऑप्शन राइटिंग है वो बहुत सोच समझ के करनी चाहिए और कॉन्टिन्यूस डेल्टा हेजिंग पॉसिबल नहीं है, इस पे हमारा ध्यान रहना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको एक नए पॉइंट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करेगा, ट्रेडर हो चाहे फाइनेंस में जो अपनी रिसर्च कर रहे हो, और उनके लिए यूज़फुल होगा। हमारे वीडियोज़ देखते रहें और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को बताएँ जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।